अच्छा भाई, वन ए का कंपैरिजन चल रहा है हमारा। ठीक है भाई। नया टॉपिक हमारा कल शुरू हो चुका था, उसमें ऑलमोस्ट आप सब थे। आज कुछ अटेंडेंस शॉर्ट है। तो कंपैरिजन टॉपिक हमारा चल रहा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। और उसमें पहला जो कंपैरिजन हम पढ़ रहे थे दैट इज विद ग्रुप वन ए। और ग्रुप वन ए में हमने सिमिलैरिटीज पढ़ ली थी 3। तो ये 3 सिमिलैरिटीज पे अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई इश्यूज है तो डिस्कस कर लें। और सिमिलैरिटी नंबर 4 की हेडिंग डाल। वैलेंसी की डेफिनेशन मैंने मास बताई थी कि एटम का जो आखिरी शेल है वो स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है वो वैलेंसी होती है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो के शेल में होता है और के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक उसके पास है, एक उसको चाहिए, तो वैलेंसी 1 हो गई। इसके मुकाबले में सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, के में 2 थे, एल में 8 थे और एम में 1 था। तो एम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कितने और चाहिए? 7। फर्स्ट ईयर में हमने ये बात पढ़ी थी, कल रिवाइज हुई है कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको इसके पास है, 7 इसको चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो उसको मिल नहीं सकते, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लिहाजा इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। तो दोनों की वैलेंसी 1 हो गई। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि एक गेन करना चाहता है, लूज भी एक ही करेगा। और सोडियम की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि वो एक लूज करता है। बोथ हैव सेम वैलेंसी, दैट इज 1। नहीं, बस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट है बस। और किसी एलिमेंट को अलग प्लेस नहीं दिया ना, ठीक। अच्छा भाई, चौथी आइडेंट डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर। शाबाश। अच्छा भाई, क्लियर? शुरू कर रहे हैं हम, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो 3 सिमिलैरिटीज हमने पढ़ ली है। सिमिलैरिटी नंबर 4 इज इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर। अब अगर आप याद करें तो इस चैप्टर में आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी।
और वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस पड़ी थी उसमें आपने ये डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन था वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हुआ था। रिड्यूस होने का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। इलेक्ट्रॉन के गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे जाता हुआ दिखा आपने इसी चैप्टर में थोड़े दिन पहले। अब अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे कहता हूं कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ और NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में मुझे बताओ कि सोडियम कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा, तो बताइए भाई सेकेंड ईयर P1 सोडियम कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा? यस, पूरी क्लास। फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा था, पर चलो फर्स्ट ईयर को तो छोड़ो, अभी की पढ़ाई से बताओ। क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा लिहाजा वो कैथोड पे जाएगा, तो दोनों का बिहेवियर सिमिलर हो गया। हाइड्रोजन भी कैथोड पे जा सकता है जैसा कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस में किया आपने, और जो अल्कली मेटल है वो भी कैथोड पे जाते हैं। तो बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर। दोनों इलेक्ट्रोलिसिस में कहाँ जाना चाहते हैं? कैथोड पे जाना चाहते हैं। क्लियर हो गई सबको ये बात? तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों का बिहेवियर सेम है और दोनों कैथोड की तरफ जाते हैं। चले पॉइंट नंबर 4 लिखें। शाबाश। पॉइंट नंबर 4, both hydrogen and alkali metals both hydrogen and alkali metals can both hydrogen and alkali metals can move towards both hydrogen and alkali metals move towards can move towards can move towards cathode during electrolysis can move towards cathode during electrolysis। ठीक है भाई, कैन मूव टुवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो 4 सिमिलैरिटीज हमने पढ़ ली भाई। हमने कल तय किया था कि हर हेडिंग में 4 सिमिलैरिटीज आएंगी और 4 डिसिमिलैरिटीज आएंगी, तो चारों सिमिलैरिटीज हमने पढ़ ली हैं। अब बारी है 4 अदर डिसिमिलैरिटीज की। तो 4 अदर डिसिमिलैरिटीज पढ़ने के लिए हेडिंग डाल दें डिसिमिलैरिटीज। शाबाश, हेडिंग डाल दें डिसिमिलैरिटीज। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर आप डिसिमिलैरिटी नंबर 1 देखेंगे तो वो तो ऐसी है कि जो आपको देखते के साथ ही क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई स्टेट के लिहाज से हाइड्रोजन गैस है और गैस आपको पता है नॉन मेटल होती है, करंट तो पास हो नहीं सकता। जबकि सॉलिड सोडियम जो है वो आपको पता है सॉलिड है, और सॉलिड होने के साथ साथ सॉलिड दोनों दो तरह के होते हैं, मेटल होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। पर जो सोडियम है वो मेटल है।
इसका मतलब है स्टेट के लिहाज से भी मसला है, नेचर के लिहाज से भी मसला है। ना इनकी स्टेट एक जैसी है ना नेचर एक जैसी है। एक गैस है दूसरा सॉलिड है, एक मेटल है दूसरा कौन है, नॉन मेटल है। तो ये आपका डिफरेंस नंबर 1 हो गया। अगर आप कभी भूल जाए पेपर में तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, पर इतना भूल चांस कम है कि आप इतनी मामूली हेडिंग भूलें। यानी अगर 4 हेडिंग में से एक भूल गए तो स्टेट अलग लिख दें, नेचर अलग लिख दें। पर ये रिकमेंडेड नहीं है कि इतनी मामूली बात को अलग अलग लिखें। तो एक साथ ही लिख देना बेहतर है कि एक सॉलिड है और एक गैस है, जबकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो दैट्स वाई ये इनका मिजाज एक जैसा नहीं है, और एक जैसा नहीं है लिहाजा इसकी हेडिंग डली हुई है डिसिमिलैरिटीज। चलिए डिसिमिलैरिटी नंबर 1 लिखें। डिसिमिलैरिटी नंबर 1, all the elements of group 1a, all the elements of group 1a, all the elements of group 1a all the elements of group 1a are solids as well as metals, are solids as well as metals, are solids as well as metals, while hydrogen while hydrogen while hydrogen being gas, BEING ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। while hydrogen being gas while hydrogen being gas non-metallic in nature, non-metallic in nature, non-metallic in nature। चले भाई, पॉइंट नंबर 1 में अगर कोई मसला नहीं है तो पॉइंट 2 की हेडिंग डाल दें एटॉमिसिटी। चैट बॉक्स इस्तेमाल करें अगर कोई इशू है, अदरवाइज आप हेडिंग डाल दें एटॉमिसिटी। बीइंग गैस के बाद है नॉन मेटालिक इन नेचर। जाहिर सी बात है गैस मेटल तो मतलब मेटल तो हो नहीं सकती, तो हाइड्रोजन बीइंग गैस नॉन मेटालिक इन नेचर। अच्छा भाई, एटॉमिसिटी हेडिंग नहीं है पर है आसान और आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है, बस ये नाम आपके लिए शायद नया हो। देखो दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वो 3 तरह के हैं। सॉलिड के बाद है एज वेल एज मेटल्स, सॉलिड के बाद है एज वेल एज मेटल्स। पूरे पूरे जुमले रिपीट नहीं कराया करो यार, इतना जुर्म नहीं करो। 6-6 दफा रिपीट करता हूँ मैं, फिर भी तुम लोग पूरे पूरे जुमले रिपीट कराते हो। ज्यादती की इंतहा नहीं करो यार। तो सॉलिड के बाद क्या लिखवाया मैंने, सॉलिड एज वेल एज मेटल। और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखवाया, वाइल हाइड्रोजन बीइंग गैस नॉन मेटालिक इन नेचर, while hydrogen being gas non-metallic in nature। हाँ भाई, तो एटॉमिसिटी के लिहाज से मैंने आपको कहा कि दुनिया में जो सब्सटेंस है वो 3 तरह के हैं। एक वो एलिमेंट्स हैं जिनका हर एटम अलग अलग रहता है, इंग्लिश में उसको मोनोटॉमिक कहते हैं। और इसकी निशानी है कि इसके साथ कोई नंबर नहीं लगाते आप, जैसे सी के साथ 1 लिखते हैं, कुछ लिखते नहीं है। Na के साथ कुछ नहीं लिखते, तो वो तो टॉपिक ही है हमारा, चलो। फॉस्फोरस के साथ कुछ नहीं लिखते, पोटेशियम के साथ कुछ नहीं लिखते, मैग्नीशियम के साथ, आयरन के साथ। तो वो एलिमेंट जिनके साथ कोई नंबर नहीं लगता, समझो एक एटम है, और एक एटम का मतलब होता है मोनो, मोनो एक का मतलब मोनो, तो दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक एलिमेंट्स। ठीक बात हो गई। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें एक सिंगल एटम अलग से बिहेव करता है उसको बोलते हैं मोनोटॉमिक एलिमेंट्स।
इसी तरह कहीं पे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें दो एटम कंबाइन होते हैं, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, या फिर दो एटम कंबाइन होते हैं जैसे HCl में दो एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड में दो एटम है, इनको बोलते हैं डायटोमिक। जहाँ दो एटम मिले हुए होते हैं उनको बोलते हैं डायटोमिक, और जहाँ दो से ज्यादा एटम जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम जुड़े हुए हैं, अमोनिया में 4 एटम जुड़े हुए हैं, मीथेन में 5 एटम जुड़े हुए हैं, एंड सो ऑन। तो 3 तरह के सब्सटेंस दुनिया में है, चौथा कोई नहीं। जहाँ सिंगल एटम अलग से रहता है वो मोनोटॉमिक है, जहाँ दो दो के पेयर में रहते हैं भले एक जैसे एटम हो या डिफरेंट हो उसको डायटोमिक कहते हैं, और जहाँ दो से ज्यादा एटम जुड़े हो आपस में, वो गिन सकते हैं, हम आराम से काउंटिंग तो करनी होती है, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। इस सारी कहानी को मिलके बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब अगर आप अपने टॉपिक को तड़ें तो आपको पता चलेगा, हाइड्रोजन आपको पता है डायटोमिक है, हाइड्रोजन को H लिखना तो गुना है, हाइड्रोजन को आप लिखते हैं H2, है कि बात नहीं? हाइड्रोजन को कभी H नहीं लिख सकते। और सोडियम में उल्टा है, सोडियम को Na2 लिख देंगे तो मसला हो जाएगा, सोडियम को Na लिखना पड़ता है। Na लिखने का मतलब ये मोनोटॉमिक है, तो तय हो गई बात कि अल्कली मेटल्स में जितने भी एलिमेंट हैं 6 के 6, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, वो सारे मोनोटॉमिक है, किसी के साथ 2 नहीं लगता। जबकि हाइड्रोजन डायटोमिक है, अगर हाइड्रोजन इनके साथ प्लेस कर देंगे तो बड़ा ऑड सा लगेगा कि सारे मोनोटॉमिक हैं और ये डायटोमिक है। पर बहरहाल हम इसकी बेसिस पे फैसला नहीं कर रहे, पर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि भाई हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक है, जबकि अल्कली मेटल सारे के सारे मोनोटॉमिक है, लिहाजा एटॉमिसिटी के लिहाज से ये एक जैसे नहीं। चलिए पॉइंट 2 पहले लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिएगा अगर आप क्वेश्चन करना चाहें। All the elements of group 1A, all the elements of group 1A, all the elements of group 1A are monatomic elements. All the elements of group 1A are monatomic elements, are monatomic elements, are monatomic elements, while hydrogen exists in, while hydrogen exists in, while hydrogen exists in diatomic form, while hydrogen exists in diatomic form, while hydrogen exists in, while hydrogen exists in diatomic form, while hydrogen exists in diatomic form, diatomic form. या डायटोमिक स्टेट भी लिख सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आए, पॉइंट नंबर 2 तक कोई मसला है तो बताइए। हाँ जल्दी छुट्टी हो जाएगी यार, बिलाल फिक्र नहीं कर, जल्दी छुट्टी देंगे। मैं घर पर हूँ। ज्यादातर मैं घर से लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो कोई इतना मसला होता नहीं। शुरू हुई क्लास, आपने बोलता आधा आधा घंटा
अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 3 बॉन्डिंग। तो तेज पढ़ लेते हैं, टारगेट पूरा हो जाएगा तो लेक्चर एंड हो जाएगा। 10-15-20 मिनट और पढ़ेंगे बस। बंदे कम है आज तो फिर आगे मसला बनेगा। अच्छा भाई, तो पॉइंट नंबर 3 इज बॉन्डिंग। अच्छा भाई, बॉन्डिंग में आपको यहाँ पे शेयरिंग और ट्रांसफर और ये सब नहीं पढ़ना, ये सब तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कि इसकी जो बैकग्राउंड डिटेल है। आपको जनरल बिहेवियर पढ़ना है कि बिहेवियर क्या है। अगर आप हाइड्रोजन के 4-5 कंपाउंड जहन में लाएं, ठीक है भाई, हाइड्रोजन के 4-5 कंपाउंड आप जहन में लाओ तो वाटर जहन में आएगा, HCl जहन में आएगा, मीथेन जहन में आएगा, अमोनिया जहन में आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जहन में आएगा, इथेनॉल जहन में आएगा। ये जो आपने अभी सेकेंडर में पढ़े हैं, कुछ नाइट्रिक एसिड किसी के जहन में आ जाएगा, किसी के जहन में कुछ हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे जो उसने 9 वाइन में पढ़े थे। तो हाइड्रोजन के बाद के को जहन में लाते हुए जितने कंपाउंड जहन में आ रहे हैं जनरली बिल्कुल रॉ तरीके से, वो सारे के सारे कोवेलेंट है। अगर आप गौर करें, सारे के सारे कोवेलेंट है और आपने फर्स्ट ईयर में उनको कोवेलेंट में पढ़ा भी है। पानी, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सब कोवेलेंट है। हालांकि एसिड भी है तब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब ये एसिड में एडिशनल एबिलिटी है कि वो आयन में ब्रेक हो जाता है। HCl कोवेलेंट बॉन्डिंग है, एसिड है, पर पानी में आयनाइज होता है, पर है एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को जहन में आप ला रहे हो तो पता चल रहा है कि यार ज्यादातर कंपाउंड उसके कोवेलेंट है। ज्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ कि आयनिक हाइड्राइड भी पढ़ चुके हो आप, तो आयनिक हाइड्राइड में आयनिक बॉन्डिंग थी, तो कोई बंदा बोल सकता है कि सर आयनिक बॉन्डिंग भी है। तो ये नहीं बोल रहे कि आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, पर 99.99% वो कंपाउंडिंग कौन सी करता है, कोवेलेंट। इसके मुकाबले में सोडियम के कंपाउंड जहन में लाओ तो NaCl, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NaHCO3, ये सारे के सारे आयनिक हैं। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट ही चल रहा है ना मामला, और इसीलिए डिसिमिलैरिटीज की हेडिंग में चल रहा है मामला। बात समझ रहे हैं आप? तो ये डिसिमिलैरिटीज है, ऊपर हेडिंग मैंने लिखी नहीं, आप परेशान नहीं होना, पॉइंट 3 चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन पसंद कर रहा है कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट पसंद कर रहा है। ये नहीं कह रहे कि लाजमी करेगा, पसंद कर रहा है। और अल्कली मेटल पसंद कर रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग। इनमें भी रेयर केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड एक आध मिल जाएगा लिथियम का, बाकी सब तो वो भी नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। एक एलिमेंट का ग्रुप वो है जो आयनिक बॉन्डिंग पसंद कर रहा है, और एक एलिमेंट हाइड्रोजन अकेले बैठा हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है, दिस इज और वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटी नंबर 3। स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से कि बॉन्डिंग एक तगड़ी चीज है, और केमिस्ट्री बॉन्डिंग की गिर्द घूमती है, आपको पता है। तो ये हल्की हेडिंग नहीं है, हर हेडिंग की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है साइंटिस्ट के लिए। हमारे लिए तो सब बराबर है, 4 नंबर के चार, चार लिखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन वैसे जो स्ट्रेंथ के लिहाज से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडिंग है कि भाई सारे के सारे आयनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं, और हाइड्रोजन इकलौता वहां फिट हो जाएगा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये होना नहीं चाहिए। चलें पॉइंट नंबर 3 लिखें। all the elements of group 1a, all the elements of group 1a forms, all the elements of group 1a forms ionic bonds, all the elements of group 1a forms all the elements of group 1a forms ionic bonds, forms ionic bonds, while hydrogen largely या mostly लिखते हैं, while hydrogen mostly involve in, while hydrogen mostly involve in, while hydrogen mostly involve in covalent bond, while hydrogen mostly involve in covalent bond, most, mostly involve in covalent bonding.
व्हाइल हाइड्रोजन मोस्टली इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्डिंग लिख लिया भाई सबने। पॉइंट नंबर 3 में कोई इशू है तो बता दें। पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां तक कोई परेशानी किसी को? तुम लोग ये जूम ऑन करके गायब तो नहीं हो जाते हो कहीं? घर वालों से बात करनी पड़ी, ये देखते रहा करें ये लोग जूम ऑन करके। सुनो या तो बिल्कुल सुन। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, एक तो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है भाई, एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक तो डेफिनेशन है, एक है इसका बिहेवियर। अब देखो, जब मेच्योरिटी आ गई है, सेकेंड ईयर में आ वो पढ़ाई का स्टाइल जरा मेच्योर हो जाएगा। डेफिनेशन तो आपने फर्स्ट टाइम में रट्टा मान ली थी कि हर एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन छीनता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। चैप्टर 3 में ये दोबारा आएगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल डेफिनेशन तो इसकी यही है कि हर एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन छीनता है या छीनना चाहता है, उसकी इस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंग्लिश में बोलेंगे द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। बाज अंग्रेज ना भी होते हैं क्लास में, बोलते हैं इंग्लिश में, सर ने नहीं बताया। तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। उर्दू में बोलेंगे किसी भी एटम में दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन छीनने की जो सलाहियत है, ठीक है भाई, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन छीनने की जो सलाहियत है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो हो गई डेफिनेशन, पर वो काम नहीं आएगी इस आज हमें जो हेडिंग पढ़नी है ना कंपैरिजन की, उसमें ये काम नहीं आएगा। अब मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का एक नक्शा खींच के दे रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब भी पूरे साल बारी आएगी मैं इसी की हेल्प लूंगा। आपको याद नहीं होगा तो अच्छी बात नहीं है, भले रिवाइज तो होगा, ऐसा नहीं होता कोई बात भाई एक ही दफा बताई जाए, पर आपकी जिम्मेदारी है कि वो नक्शा याद हो। ग्रुप नंबर 8 को छोड़ दें क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता। बाकी 7 ग्रुप का नक्शा मैं खींच रहा हूँ कि शुरू के जो 3 ग्रुप है वो मेटल्स है, बाकी सारे ग्रुप नॉन मेटल है, 4 से लेके 7 तक। कार्बन जो है वो चौथा ग्रुप है, और चौथे ग्रुप से जहन में रहोगे तो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा कि चौथे ग्रुप से आप जब उल्टे हाथ पे आते हो पहले की तरफ तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी मेटल होने की सलाहियत बढ़ती है, और जब आप 7A की तरफ जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये पहला जुमला हो गया मेरा कि ग्रुप नंबर 4 से जब आप जाओगे 1A की तरफ तो मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब आप जाओगे 7A की तरफ तो नॉन मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी गेन का उल्टा। तो मेटल की टेंडेंसी बनेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और इसी तरह नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन छीनता है, गेन करता है। तो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो 4A से 1A की तरफ जा रहे हो, मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी कम हो रही है। ग्रुप 4 से 7A की तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल की एबिलिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी बढ़ रही है। तो जो सबसे इलेक्ट्रॉन छीनने में तगड़े होंगे वो, और जो सबसे हल्के होंगे वो कौन होंगे, 1 और 2, और जो मॉडरेट होंगे वो होंगे 3, 4, 5। ये पूरा नक्शा खींच गया लॉजिक के साथ कि 1A और 2A जबरदस्त किस्म के मेटल, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन छीनना नहीं चाहते, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। 6 और 7 जबरदस्त किस्म के नॉन मेटल है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन छीनने में जबरदस्त है, तो ये ग्रुप नंबर 6 और 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। दरमियान के जो 3 ग्रुप हैं, तीसरा चौथा पांचवा, ना वो अच्छे मेटल है ना वो अच्छे नॉन मेटल है, तो ना इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी बुरी है बहुत, ना इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट। तो 3 कैटेगरी बना दी, हाई, लो, मॉडरेट। हाई में कौन आएगा, नॉन मेटल आएंगे, ग्रुप नंबर 6 और 7। लो में कौन आएगा, 1 और 2 आएगा, मेटल आएंगे 1 और 2।
और मॉडरेट में कौन आएगा, ग्रुप नंबर 3, 4 और 5। ये पूरी कहानी कहीं नोट्स में नहीं मिलेगी, कहीं इधर उधर नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको एज अ टीचर जहन में डाला है, इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो करें। थोड़ा सा लेक्चर आज रह गया, ज्यादा नहीं है, तो इसमें आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो करें। क्लास बंद करें। हाँ भाई, क्लियर हो गया पूरी क्लास? हाँ, वो जनरल पैटर्न तो सही है ना, ये 1 से 7 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, पर लो, मॉडरेट और हाई की कैटेगरी में डिवाइड करना है हमें। जनरल पैटर्न तो सही है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हाइड्रोजन को भी छोड़ दें। हाँ, हाइड्रोजन को 1, 4 और 7 से मिलाते हैं, बिल्कुल 1A से हमने मिला रहे हैं, अभी एंडिंग चल रही है इसकी। इसके बाद 7A से आप मिलाएंगे, मतलब आपसे कराऊंगा वो मैं, और फिर 4 है तो टोटली फिर आप ही करें। 1A का कंपैरिजन ऑलमोस्ट एंडिंग पे जा रहा है, आखिरी हेडिंग है। तो हमें लो, मॉडरेट और हाई की कैटेगरी में डालना है। तो 1A और 2A को हमने हाई किस में डाला है, लो में। 6A और 7A को डाला है लो में, और 3, 4, 5 को डाला है मॉडरेट में। रट्टा भी लगा सकते हैं आप, पर आपको बताना आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, वरना फिर कभी फंस जाएंगे आप, फिर आप बोलेंगे सर ने बोला। रट्टा नहीं लगवा रहा, आपको बताना आना चाहिए कि यार ये अच्छे मेटल है तो लो होगी, ये अच्छे नॉन मेटल है तो हाई होगी, ये दरमियान वाले हैं, कुछ दरमियान वाले भी होते हैं, आपको पता। तो दरमियान वाले हैं, जहाँ बहुत अच्छे मेटल है, जहाँ बहुत बहुत अच्छे नॉन मेटल भी नहीं है, तो दे आर मॉडरेट। वो खेलने में बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई आपको पता है ना, खेलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, ये बीच दरमियान ग्रुप है, 3, 4, 5, ये उस कैटेगरी में लाएगा। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मिनिमम वैल्यू होती है 0, ये मैं बता रहा हूँ आपको, और मैक्सिमम वैल्यू आपने फर्स्ट में रट्टा मारी थी, वो फ्लोरीन की होती है 4। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 4, और हाइड्रोजन की 2.1। तो हाइड्रोजन को कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप, जरा चैट बॉक्स में लिखो। हाँ भाई, हाइड्रोजन को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे आप? मॉडरेट में, सब मेरे साथ है, मॉडरेट में डालेंगे। 2.1 ऑलमोस्ट 4 का आधा है, और 1A को मैंने लो, अल्कली मेटल को मैंने लो में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1A पहला ग्रुप है, सबसे तगड़े मेटल हैं ये, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन से कोई वास्ता ही नहीं है इनका, तो इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी इनकी बहुत लो है, तो अल्कली मेटल लो की कैटेगरी में आ गए, और हाइड्रोजन मॉडरेट में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 4, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से दोनों में फर्क है, एक लो की कैटेगरी में जा रहा है और एक मॉडरेट की कैटेगरी में। चलिए इसको लिख ले, फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, शाबाश। The elements of group 1A, the elements of group 1A, the elements of group 1A, the elements of group 1A have low values of electronegativity, have low values of electronegativity, have low values of electronegativity, while the electronegativity of hydrogen, while the electronegativity of hydrogen is moderate. While the electronegativity of hydrogen, while the electronegativity of hydrogen is moderate. While the electronegativity of hydrogen is moderate. चले भाई क्वेश्चंस कर लें। ये पहला कंपैरिजन एंड हो गया, 4 नंबर में आता है ये, 4 सिमिलैरिटीज लिखेंगे, 4 डिसिमिलैरिटीज लिखेंगे, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज करें।
मुश्किल है। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं तो कल मैं तो चल मुझे तो मैंने वैसे भी जल्दी बुलाया अभी मैं कल को फोन करने जा रही थी तो मुझे बताओ कि मुझसे खाने का बोलिए उसको मुझसे खाओ पूरा सारा फसल बना है। सबसे ज्यादा सवाल तो पढ़ने दो यार, तुम लोग इतने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो। अल्लाह हाफिज क्यों कर दिया अभी? समीत को जल्दी है भाई, हमसे ज्यादा डांट हमें पड़ रही है, जल्दी समीत को है। सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन और लूज 3 हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप 4, हाँ तो ग्रुप 4 जो है ना वो गेन लूज नहीं करता ना ताहिर, ग्रुप 4 शेयर करता है, इसीलिए गेन और लूज नहीं कर सकता वो। 4 ना गेन हो सकते हैं ना लूज हो सकते हैं, इसीलिए वो शेयर करता है। सही बात पिक किया आपने, और ये पूरा ऑर्गेनिक इसी पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। घर से क्लास लेने पे थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं, वो चलता है, खैर। अच्छा भाई अब जरा सीरियस हो जाते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। देख ले आरिफ इधर देख इधर एक सेकंड ना, आरिफ सन्या को घुमाने लेकर और अच्छा अब ये पहला कंपैरिजन एंड हो गया भाई, ठीक है, लेक्चर तो एंड हम करेंगे। अब सेकंड कंपैरिजन जो होगा 7A के साथ हेडिंग्स है। तो आजकल जो लेक्चर थोड़ा 5-10 मिनट हम जल्दी ऑफ कर रहे हैं, तो कल जाहिर सी बात है 2 कंपैरिजन निपटाने हमने। एक कंपैरिजन 7A वाला होगा, एक कंपैरिजन 4A वाला होगा। तो लिहाजा इन्हीं हेडिंग्स को आपने सोचना है कि वो सिमिलैरिटीज में आनी चाहिए, डिसिमिलैरिटीज में आनी चाहिए। तो सेकंड क्या हुआ तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो। चाय ठंडी हो रही है। पी लो पी लो। हेलो हाँ नेट बंद हो गया ना बारिश के टाइम। ठीक है भाई, तो पहला कंपैरिजन हमने पढ़ लिया। चाय मेरी हो रही है ठंडी, तो मैं चाह रहा हूँ आज गर्म चाय पी लूँ। 3-4 दिन, तीनों दिन मुझे ठंडी चाय पीनी पड़ती है। तो अभी जो है ना, क्योंकि आज लोग भी कम है थोड़ा, कंपैरिजन नंबर 1 हमने एंड कर लिया। तो सेकंड और थर्ड कंपैरिजन इंशाल्लाह कल करेंगे हम। तो कोई भी सवाल लेकिन कर सकते हैं हम, लेक्चर सवाल के बगैर मैं एंड नहीं करता, आपको पता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, और क्वेश्चन जिसको नहीं है वो भले लेफ्ट कर सकता है। जिनको क्वेश्चंस हैं वो काइंडली कर लें, ताकि मैं वो क्लियर करके लेक्चर मुतमईन होकर एंड करूँ। हाँ चाहे मैं पी लूंगा, लेकिन क्वेश्चन कोई रहना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया सबको? कोई नहीं बोलना बाद में, सर ने क्लास ऑफ करने के चक्कर में मैंने क्लियर कर दिया। कोई क्वेश्चन करना चाहे वो अलाउ है। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ मीटिंग। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है।